हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्कॉलर्स अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने एक बार रूल्स के बारे में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स को लाइफ में 3 रूल्स को फॉलो करना होगा, जिससे वो अपने किसी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टारगेट को भी वो अचीव कर सकता है एक सर्टेन टाइम में। वो रूल्स क्या थे स्टूडेंट्स? मेमोराइज़ कीजिए। वो था हमारा ट्रिपल डी। ट्रिपल डी मीन्स डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। ये 3 रूल्स थे। विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू कैन अचीव एनी टारगेट विद इन टाइम। ओके, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि इसके और भी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर 1, 2, 3 में, जिसमें यहाँ तक हो चुका था कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, क्लियर। और रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था? जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोगों को इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना था। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम वेरियस टाइप ऑफ रिलेशंस भी किए थे, जिसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थे हमारे, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। क्लियर है ना? और उस जब कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी को अकेले कंटेन करता है तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस क्लास भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर है ना? इसके बाद देखें तो इक्विवेलेंस क्लास के बाद हमने ये भी बताया था कि किसी भी रिलेशन कोई भी सेट पे दिया हो, कोई एक डेफिनेट सेट दिया हुआ, फाइनाइट सेट दिया हुआ जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट में, तो उस सेट पे कितने मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन हम बना सकते हैं। क्लियर है ना? उसका हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, जिसको लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। आप वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लेक्चर 3 के वीडियो को आप देख सकते हैं। क्लियर? तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, थ्योरम्स ऑन रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आईआईटी में तो क्वेश्चंस आपके उसके तो पूछे नहीं जाते हैं, थ्योरेटिकल तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को रखना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जो आपके प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्लियर? स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं रिलेशन पे बेस्ड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो इसमें 3 थ्योरम्स हैं जो अब जैसा अभी हमने डिस्कस किया, और ये तीनों किस पे बेस्ड हैं? ये तीनों इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले जो थ्योरम दिया हुआ ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट। मीन्स अगर किसी सेट पे हमारे पास 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, मेरे पास अगर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट पे दिए हुए हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर? जैसे कि हम लोग इंटरसेक्शन जानते हैं कि इंटरसेक्शन होता क्या है किसी 2 सेट का, तो 2 सेट का इंटरसेक्शन वही होता है जो उनके कॉमन एलिमेंट से कॉमन एलिमेंट को निकालकर एक सेट बना दिया जाए, वो उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर? तो यहां पे देखें तो हमारे पास 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसको प्रूफ करना है। कैसे हम स्टार्ट करेंगे? तो थ्योरम्स में क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है कि कैसे हम प्रूव करें, क्या स्टेटमेंट्स लिखें, लेकिन बहुत आसान है करना। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके देखें, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा कि अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन या थ्योरम आ गया ये थ्योरेटिकल टाइप का, तो कैसे हम क्या कंसीडर करते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, उसको एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान देना होगा। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, इट मीन्स हमें 2 इक्विवेलेंस रिलेशन पता है। जब हमें 2 इक्विवेलेंस रिलेशन पता है तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। लेट 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस P and Q ऑन अ सेट। तो इस पे क्या करना होता है
किसी सेट पे हम रिलेशन को लेते हैं, जैसे कि अभी इसके पहले हम रिलेशन ऑन अ सेट लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में डिस्कस किए थे, तो आप देख सकते हैं कि किसी सेट पे हम कैसे रिलेशन लेते हैं। तो उसका डोमेन सेट जिस सेट से स्टार्ट होता है, फिर को डोमेन सेट यानी जिस सेट पे एंड होता है, वो दोनों सेम सेट होते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ध्यान दें, लेट टू इक्विवेलेंस रिलेशन P एंड Q, इसका मतलब P और Q दोनों क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेम सेट A. तो now we have to write, we have to prove P intersection Q is an equivalence or relation on set A. ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने से पहले हम लोगों को ये बताना होगा कि P इंटरसेक्शन Q क्या A सेट पे रिलेशन होगा या नहीं होगा। क्लियर है ना? कैसे करेंगे? तो हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी रिलेशन है वो क्या होता है, जिस सेट पे डिफाइंड होता है, जिस सेट पे वो रिलेशन होता है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ऑन विच रिलेशन इज डिफाइंड। मतलब कि जिस दो सेट पे रिलेशन हमारा डिफाइंड होता है, उसी के इंटरसेक्शन का सबसेट होता है रिलेशन। तो इट मीन्स आर इज, तो यहां से हम कह सकते हैं कि P क्या है? सेट ए पे डिफाइंड है, Q रिलेशन भी सेट ए पे डिफाइंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि P इज सबसेट ऑफ A इंटू A क्रॉस A, एंड Q इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो देखो भाई, P क्या है? A क्रॉस A का सबसेट है, Q भी A क्रॉस A का सबसेट है, सेम सेट का है। तो अगर हम P इंटरसेक्शन Q करें, यानी P Q में जो कॉमन एलिमेंट है, क्या वो सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि P के सारे एलिमेंट A क्रॉस A में है, Q के सारे एलिमेंट A क्रॉस A में है। तो इसका मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में कौन मिलेगा? कॉमन एलिमेंट। यानी कि ऐसे एलिमेंट होंगे जो P में होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जो Q में भी होंगे, वही एलिमेंट। तो इसका मतलब कि P इंटरसेक्शन Q के सारे एलिमेंट A क्रॉस A में भी होंगे। तो इस तरह से P इंटरसेक्शन Q इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। दिस इंप्लाइज P इंटरसेक्शन Q इज अ रिलेशन ऑन सेट A। ये डिफाइंड हो गया। जब ये रिलेशन हो गया तो हमें प्रूफ क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें पहला ये प्रूफ करना होगा कि रिफ्लेक्सिव। तो पहले यहां पे प्रूफ करेंगे, फर्स्ट टू प्रूव P इंटरसेक्शन Q इज रिफ्लेक्सिव। देखो कैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। सिंपल है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को देखें यहां पे। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही होती है कि सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का। ठीक, तो P भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, Q भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब P भी रिफ्लेक्सिव होगा, Q भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां पे ध्यान दें कि किस सेट पे ये डिफाइंड है। तो सेट ए पे डिफाइंड है। तो हम कह रहे हैं क्या? P इज सॉरी फॉर ऑल A बिलोंग्स इन सेट A। ओके, A comma A belongs in P. Why? Because since P is reflexive. Why it is reflexive? Because P is an equivalence relation, it is given. And second, for all A cross A belongs in set A comma A also belongs in set Q. Why? Same relation, same region. Q is reflexive. Why this is reflexive? Because it is an equivalence relation.
क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, वो तो कंडीशन ही है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, तो देखो भाई a कॉमा ए बिलोंग्स इन p है, a कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स इन q है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a बिलोंग्स इन सेट a, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि a कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स इन p इंटरसेक्शन q फॉर एवरी a बिलोंग्स इन सेट a। तो इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं हेंस P इंटरसेक्शन Q इज रिफ्लेक्सिव। ओके ना, तो ये तो प्रूव हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब सेकेंड पार्ट हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। तो ध्यान दें, इसको नोट कर लें, थ्योरम को एक एक लाइन को क्लियर समझते हुए इसको नोट करते भी चलें, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से तैयार होगा रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सेकेंड वी हैव टू प्रूव P इंटरसेक्शन Q इज सिमेट्रिक। ओके, कैसे हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक? तो सिमेट्रिक का कंडीशन ये होता है कि a1 a2 बिलोंग्स इन द रिलेशन, देन a2 a1 ऑल्सो बिलोंग्स इन द रिलेशन। तो इसका मतलब कि a1 a2 रिलेशन में है तो a2 a1 भी होना चाहिए। ध्यान दो भाई, तो P भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा और Q भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। P और Q दोनों सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है ना? तो देखो भाई, फॉर all a1 a2 belongs in set A, a1 a2, if a1 a2 belongs in set P, this implies a2 a1 also belongs in P। क्यों होगा भाई? since P is symmetric। okay, P is symmetric। second, a1 a2 for the same element belongs in Q, this implies a2 a1 also belongs in Q by the same reason, because Q is also symmetric, है ना। तो देखो भाई, a1 a2 P में भी है, a1 a2 हमारा Q में भी है, तो this implies we can write a1 a2 belongs in P intersection Q। जब कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में होता है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो दिस इंप्लाइज हियर ऑल्सो a2 a1 बिलोंग्स इन P इंटरसेक्शन Q। इफ a1 a2 बिलोंग्स इन P इंटरसेक्शन Q, दिस इंप्लाइज a2 a1 ऑल्सो बिलोंग्स इन P इंटरसेक्शन Q। you are getting this, so you can say that P intersection Q is symmetric। This is symmetric। Now student, we will prove after this for transitive। Okay, now say for transitive, third, to prove P intersection Q is transitive, how will you prove this? This is transitive। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने होंगे, a1 a2 a3। क्लियर है ना? तो a1 a2 क्या होता है ट्रांजिटिव में भाई? इफ a1 a2 बिलोंग्स इन रिलेशन एंड a2 a3 ऑल्सो बिलोंग्स इन द रिलेशन, दिस इंप्लाइज a1 a3 ऑल्सो बिलोंग्स इन द सेम रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट a1 a2 a3 बिलोंग्स इन द सेट A। क्लियर है ना? तो ये था डेफिनेशन ट्रांजिटिव का, तो उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जो दो रिलेशन हमारे पास P एंड Q हैं,
तो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसका मतलब कि फॉर ऑल A1 A2 A3 belongs in set A, if A1 A2 belongs in P and A2 A3 belongs in P, this implies you will get what? A1 A3 also belongs in set P. Okay, for set Q, Q is also transitive and A2 A3 also belongs in Q. This implies A2 A3 sorry A1 A3 also belongs in Q. ठीक है ना दोस्त स्टूडेंट्स। तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि देखो A1 A2 belongs in P, A1 A2 also belongs in Q. This implies from above A1 A2 belongs in P intersection Q. क्यों P intersection Q में होगा A1 A2? क्योंकि A1 A2 P में भी है और A1 A2 Q में भी है, तो इसका मतलब ये कॉमन एलिमेंट हो गया। तो जब कॉमन एलिमेंट हो गया तो उसके इंटरसेक्शन में होगा। तो यहां पे भी देखते जाएं, एंड A2 A3 also belongs in P intersection Q. This implies finally you will get A1 A3 also belongs in P intersection Q. So hence you can write P intersection Q is transitive. Okay, P intersection Q relation is reflexive. Second, we prove that symmetric and transitive. यदि ये तीनों रिलेशन को दिखाते हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो फाइनली हम लिखेंगे कि P इंटरसेक्शन Q इज एन इक्विवेलेंस relation. Now hence proved the first theorem. Okay, after the first theorem we have another theorem related to the relation. This is the union of two equivalence relation on a set is not necessarily an equivalence relation on the set. जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया, इंटरसेक्शन पे दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेकिन अब यूनियन के साथ हम लोगों को करना है। तो यूनियन एक बार जानना होगा कि यूनियन होता क्या है। क्लास 11th में आप लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा होगा, तो उसमें इंटरसेक्शन और यूनियन बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके बहुत सारे थ्योरम्स भी किया हुआ है। तो देखें यूनियन क्या होता है कि किसी भी दो सेट का यूनियन क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट लिख देना, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यहाँ पे भी ऑलरेडी दिया हुआ है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, और उसका जब हम यूनियन करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही हो उसी सेट पे। क्लियर है ना। तो इसका मतलब कि ये इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर ना। जैसे इंटरसेक्शन में क्या था कि वो श्योर था 100% कि अगर हम किसी भी दो एनी टू रिलेशन ले लें किसी सेट पे, ठीक, और वो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन अब यूनियन के केस में करना है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं कि ये अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो जब एक रिलेशन के लिए नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सारे के लिए होगा ही नहीं, कुछ के लिए होगा कुछ के लिए नहीं होगा। क्लियर है ना। तो देखें भाई इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक सेट लेना होगा, किस सेट पे वो डिफाइंड है, जो दो इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं वो किस सेट पे डिफाइंड है। तो हम सबसे पहले एक डेफिनेट सेट ले लेते हैं। तो लेट अ सेट ए इन विच द एलिमेंट्स आर 1 2 3। ओके, और इस पे हम दो रिलेशन ले लेते हैं P, और ये रिलेशन कैसा है 1 1
1 1 2 2 3 3, ओके, 2 3 एंड 3 2। हमें क्या करना है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पे लेना है। और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। देखो भाई, हमने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स थे कौन कौन से, 1 2 3 था, और एक रिलेशन P लिया जिसमें एलिमेंट्स ये सारे हैं 1 1 2 2 3 3 2 3 और 3 2। देखें कि क्या ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो हमने लिया है। इक्विवेलेंस रिलेशन एक बार देख लें जल्दी से। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहला तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स के लिए, जो सेट के जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है ना? तो देखो भाई, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है ना? सारे एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि इफ A1 A2 बिलोंग्स इन सेट ऑफ रिलेशन, देन A2 A1 मस्ट बी बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रिलेशन। इट मीन्स 2 3, 2 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 2 से भी होगा। तो यहाँ पे है क्लियर। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब इसके बाद हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे? तो वहां पे 3 एलिमेंट्स के बीच में होता है कि A1 का A2 से हुआ, A2 का A3 से हुआ, तो A1 का A3 से हुआ होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो भाई, 2 का 3 से हुआ है, 3 का 2 से हुआ है, तो देखो 2 का 2 से कहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। और Q भी हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको भी वेरीफाई सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। अब ये प्रूफ क्या करना है कि दोनों का यूनियन को देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा थ्योरम। तो देखिए भाई कैसे करना है। P यूनियन Q, तो P यूनियन Q में क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को ज्वाइन कंबाइन करके लिखना है। 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2, फिर 1 2, फिर 2 1, इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से हमें P यूनियन Q मिल गया। क्लियर है ना? अब ये चेक करना है कि क्या P यूनियन Q हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे चेक करेंगे? देखो भाई, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यहाँ के सारे एलिमेंट का खुद से, यानी कि P यूनियन Q इज रिफ्लेक्सिव। P यूनियन Q इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकेंड, सिमेट्रिक देखते हैं। 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 1 का 2 से, 2 का 1 से, यानी कि ये क्या हो गया भाई, सिमेट्रिक भी हो गया। P यूनियन Q इज सिमेट्रिक। और थर्ड क्या प्रूफ करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। देखो भाई, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 2 का 2 से हो रहा है, चलो भाई सही है। 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 1 से है, चलो भाई ये भी सही है। ठीक है ना? अब देखो भाई, 3 का 2 से है, 2 का 1 से है ना? लेकिन 3 का 1 से कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब यहाँ पे A1 A2 मिला, A2 A3 मिला, तो A1 का A3 से मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 2 बिलोंग्स इन P यूनियन Q एंड 2 1 बिलोंग्स इन P यूनियन Q, एंड दिस implies 3 1 does not belongs in P union Q. So hence P union Q is not transitive. तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इसका ये इस तरह से ये इसका प्रूविंग क्लियर होता है कि हाँ, कि किसी भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन का ऑलवेज यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। ओके, now students we have the next theorem, theorem third. The inverse of an equivalence relation is also an equivalence relation. ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पे देखें, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है।
दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन हो, कुछ केसेस में होगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस मिलेगा, कुछ कंडीशन में क्या होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं मिलेगा। मतलब इन जनरल यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, थर्ड हमें क्या प्रूव करना है कि इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके पहले हम लोग को जानना होगा, एक बार याद रखना करना होगा कि इनवर्स रिलेशन होता क्या है। इनवर्स रिलेशन देखें कि अगर कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइंड है, ये सेट ए हो गया और सेट ए पे रिलेशन ये आर डिफाइंड है और इसके अंदर एलिमेंट A1 A2 A3 ऐसे दे रखे हैं A4, और यहाँ पे भी सेम एलिमेंट A1 A2 A3 A4 होंगे और ये रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है भाई। सपोज A4 का A3 से हो गया, इस तरह से दिया हुआ है। अब इनवर्स रिलेशन देखें, इनवर्स रिलेशन का मतलब ये हुआ कि इस तरह का रिलेशन, उल्टा रिलेशन, यानी कि अभी तक क्या था, A1 का A1 से था, A2 का A2 से था, A3 का A3 से है, A4 का A3 से है। जब हम इनवर्स रिलेशन की बात करें तो ये सेट इधर आ जाएगा और ये सेट इस साइड आ जाएगा और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, क्लियर है ना। और यहाँ पे A1 A2 A3 आ जाएगा इस सेट का एलिमेंट। और यहाँ पे रिलेशन कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दें, जितने सारे इमेजेस थे अब उनका प्री इमेजेस किस प्री इमेजेस के साथ कलेक्शन रिलेशन हुआ है उसको यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, दिखाएंगे। तो देखो भाई, A1 का किससे हुआ, A1 से हुआ, A2 का किससे हुआ, A2 से हुआ, A3 का किससे हुआ है, A3 से हुआ है, और A3 का A4 से ही हुआ है तो A3 का A4 से हो जाएगा। इस तरह से ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर A1 A1 बिलोंग्स इन R है तो इसको अगर हम चेंज कर दें, यानी कि इस एलिमेंट को, सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट के प्लेस पे और फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेकेंड के प्लेस पे, तो इस तरह से हमें इनवर्स एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो भाई, A4 का रिलेशन किससे हुआ है, A3 से हुआ है, तो A4 A3 बिलोंग्स इन रिलेशन। तो अब यहाँ पे देखो, इनवर्स रिलेशन में कौन सा एलिमेंट होगा, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो इस एलिमेंट को हम यहाँ इंटरचेंज कर दें, A3 को पहले और A4 को बाद कर दें, तो ये इनवर्स रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे है A3 का A4 से हुआ भी है, तो इसका मतलब कि अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, उसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो हमें इनवर्स रिलेशन का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है समझना। देखो भाई, अब क्या करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमें कंसीडर करना होगा इसको प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर वन इक्विवेलेंस रिलेशन on a definite set. Suppose the definite set is set A. Let R is an equivalence relation, a relation on set A. तो जब ये सेट A पे है, ध्यान दो भाई, तो सेट A पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये तीनों के तीनों होगा। उसके बिहाफ पे हमें ये प्रूफ करना होगा कि आर इनवर्स भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इट मींस रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रूव करेंगे कि ये आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव है। तो टू प्रूव आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, देखो भाई कैसे प्रूव करेंगे यहां पे। तो R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स इन सेट A बिलोंग्स इन R, है ना। A बिलोंग्स इन R है तो क्या इसका इनवर्स एलिमेंट पॉसिबल है? अगर हम इस ऑर्डर पेयर के ऑर्डर को चेंज कर दे तब भी वही मिलेगा। इसका मतलब कि A ऑल्सो बिलोंग्स इन R इनवर्स। तो इट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स इन सेट A, फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट A ऑल्सो बिलोंग्स इन R इनवर्स, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो a reflexive relation. This implies it is reflexive.
चलो भाई ये तो प्रूव हो गया। सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? सिमेट्रिक तो आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर तो क्या होगा, सिमेट्रिक तो होगा ही। तो यहां पे देखें, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स इन सेट A1 A2 बिलोंग्स इन आर, दिस इंप्लाइज A2 A1 ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। तो देखो भाई A1 A2 बिलोंग्स इन आर है, तो देखो क्या A2 A1 बिलोंग्स इन आर इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, A1 A2 ऑल्सो बिलोंग्स इन आर इनवर्स मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स इन सेट A, इफ A1 A2 बिलोंग्स इन आर इनवर्स यहाँ पे मिल रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, A2 A1 भी उसी आर इनवर्स में मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हैंस इट इज सिमेट्रिक। देखो भाई बहुत आसान है प्रूव करना, ये तीनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इसका प्रूविंग भी बहुत इजी है। थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ओके, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने होंगे, ठीक है ना। देखो भाई कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पे सिंपल है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर 3 एलिमेंट, लेट A1 A2 A3 बिलोंग्स इन आर सेट A, सॉरी ये सेट A के एलिमेंट्स हैं। A1 A2 बिलोंग्स इन R इनवर्स। 1 मिनट प्लीज, ठीक है सही है। A1 A2 बिलोंग्स इन R इनवर्स एंड A2 A3 ऑल्सो बिलोंग्स इन R इनवर्स। तो देखो भाई A1 A2 बिलोंग्स इन R इनवर्स है, A2 A3 बिलोंग्स इन R इनवर्स है, तो हमें चेक करना है क्या A1 A3 बिलोंग्स इन R इनवर्स होगा या नहीं होगा। सिंपल है। तो R इनवर्स क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जब ये इनवर्स रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन में A1 A2 बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब A2 A1 उस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ऑर्डर चेंज कर देंगे। और यहाँ पे A2 A3 बिलोंग्स इन इनवर्स रिलेशन, सो A3 A2 ऑल्सो बिलोंग्स इन, क्लियर है ना रिलेशन। अब देखो भाई ये आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि आर इक्विवेलेंस रिलेशन ये हमने कंसीडर किया हुआ है। तो देखो A2 A1 का रिलेशन हुआ है A3 A2 से हुआ है, क्लियर है ना। तो यहां से ध्यान दो, A3 A2 से बिलोंग कर रहा है और A2 A1 से बिलोंग कर रहा है, यानी कि A3 A2 से और A2 A1 से, तो A3 का A1 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से, तो फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से हो गया। तो A2 A1 A3 A1 बिलोंग्स इन रिलेशन हो गया। अब देखो जब ये रिलेशन में है तो यहां से तुम्हें ये मिल जाएगा कि A1 A3 बिलोंग्स इन R इनवर्स। तो देखो भाई यहां पे हमने लेके क्या चला था, A1 का A2 से रिलेशन हो रहा है, A2 का A3 से रिलेशन हो रहा है, तो यहां पे फाइनली हमें क्या मिला, A1 का A3 से हो रहा है। तो इस तरीके से ये R इनवर्स क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस तरीके से R इनवर्स को हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों के तीनों रिलेशन हैं तो इसका मतलब R इनवर्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आप लोगों के ये थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये प्रोवाइड करेंगे फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए आप लोगों को सारे जितने भी लेक्चर्स हैं उसको रिपीटेडली उसको देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बीच में हम असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, क्लियर। और इस लिंक को जितना जितना पॉसिबल हो उतना सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सबको आसानी से सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।